नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सीरीज चला रहे हैं और प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत हमने अब तक 3 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसके अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी आर्टिकल है उन सब अनुच्छेदों के हमने चर्चा कर ली है मित्रों। और आज हम प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौन से कार्य करते हैं उन सब कार्यों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, एक छोटा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, मित्रों यदि आपने मेरे वो तीनों वीडियो नहीं देखे अब तक तो आप पहले प्लीज़ उन सब वीडियो को देखें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि मित्रों वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको इन सब चीज़ों को समझने में सहायता करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए यदि आपने रेगुलर देख लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नहीं देखा हो तो आप पहले मेरे वो सब वीडियो देखें जो मैंने प्रधानमंत्री संबंधित यहाँ पर अपलोड किए हैं। उसके बाद में आप ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री संबंधित पार्ट 4 करने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा करेंगे हम। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं पार्ट 4 और क्या क्या है प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है मित्रों, तो प्रधानमंत्री के कार्य लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री के कार्य, ये पार्ट 4 है हमारा। ठीक है मित्रों, तो प्रधानमंत्री के कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में, मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री क्या क्या काम करते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करना। कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा, इस बात की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करते हैं और फिर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। और क्या है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना, विभागों का बंटवारा करना। ये कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना मतलब कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग मिलेगा, किसको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, इन सब बातों का निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन मित्रों हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस बात का डिस्कस कर लिया है कि मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करने का कार्य तो करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इन विभागों में कार्य कैसे होगा, विभागों के कार्यों के संबंध में नियम बनाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मंत्री परिषद संबंध में ही प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। मतलब पहले तो यह होता है कि अगर किसी मंत्री से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि उस मंत्री से इस्तीफा मांगे। और यदि इस्तीफा मांगे जाने पर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री के पास में उसको हटाने का एकमात्र रास्ता राष्ट्रपति के द्वारा ही बचता है।
फिर ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि आप इस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दीजिए, तब फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और आगे क्या है इसमें? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? बैठकों की अध्यक्षता करना, ये कार्य भी किसका है मित्रों? ये कार्य भी प्रधानमंत्री का ही है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के ये सब कार्य होते हैं, ये सब कार्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, अब आगे राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं। वैसे हमने अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य का उल्लेख किया था, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को देखा था, वही सब कार्य यहाँ पर आते हैं। एक बार थोड़ा सा और अपन उसको लिख लेते हैं ताकि वो हमको रिवीजन हो सके। आर्टिकल 18 के तहत राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कार्य समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन यहाँ पर कर्तव्य भी लिख सकते हैं। कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम पहला देखना चाहे तो क्या होता है? संघ सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार। संघ सरकार के प्रशासन संबंधी सूचना राष्ट्रपति को देना। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। संघ सरकार, केंद्र सरकार प्रशासन के संबंध में किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, इन सब बातों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद विधि के संबंध में क्या कार्य करने वाली है या क्या कार्य कर रही है। मंत्री परिषद विधि के संबंध में क्या कार्य करने वाली है, क्या कार्य कर रही है, इन सब बातों की सूचना भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है मित्रों कि किसी विषय पर, वैसे हमने पढ़ लिया था लेकिन फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विषय पर यदि एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के कहने पर यथाशीघ्र प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के समक्ष उस विषय को रखवाएंगे, उस पर चर्चा, उस विषय को रखवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी विषय पर यदि किसी एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है, अपना विचार बना लिया है, लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद ने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया है और राष्ट्रपति को इस बात का पता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इस बात की सिफारिश करते हैं, इस बात के लिए कहते हैं कि इस विषय पर, जिस विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है, विचार कर लिया है, उस विषय को आप संपूर्ण मंत्री परिषद में रखवाइए और उसके ऊपर विचार विमर्श करिए। और ऐसा कहने पर प्रधानमंत्री यथाशीघ्र उस विषय पर मंत्री परिषद के समक्ष उस पर चर्चा करवाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, अब संसद के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, संसद में प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, इन सब का हम डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस समय आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है मित्रों, इधर उधर ध्यान भटकाने से कोई फायदा नहीं होगा। संसद के संबंध में
प्रधानमंत्री के कार्य, क्या कार्य होते हैं? तो यहाँ पर पहला कार्य देखें हम, प्रधानमंत्री संसद का सत्र बुलाने व सत्रावसान, संसद का सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति से क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। और क्या होता है कार्य इसमें? संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार का मुख्य प्रवक्ता संसद में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है संसद में? तो संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये सब कार्य किसके हैं? प्रधानमंत्री के। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री, यहाँ पर मैं अलग से बता देता हूँ आपको नोट करके। प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी का वह नेता होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? पहले यह देख लो आप, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। तो संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए, संसद का सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, तभी राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। और संसद का सत्रावसान करना होता है, संसद का जो सत्र चल रहा है उसका समापन करना होता है, तो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, तब राष्ट्रपति संसद के सत्रों का सत्रावसान करते हैं। ठीक है। और क्या है, संसद में सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होता है। और सरकार की नीतियों की घोषणा संसद में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी का नेता होता है। हमारे यहाँ पर भारत में वैसे प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है और उसी का नेता माना जाता है। हमारे यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री अधिकतर वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा का ही वो नेता होता है। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पर ऐसा भी रहा है कि जो प्रधानमंत्री बने हैं वो राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के सदस्य होते हुए वो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोकसभा का सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं, जो राज्यसभा का सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन का वो नेता है। जैसे वर्तमान में अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के वो नेता है। ठीक है। इंदिरा गांधी किसी समय प्रधानमंत्री थी, उस समय पर वो राज्यसभा की मेंबर थी, तो वो राज्यसभा की नेता थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे पहले कार्यकाल में, उस समय पर वो राज्यसभा के मेंबर थे और राज्यसभा के ही नेता थे। अर्थात मैं यहाँ पर मित्रों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वो उसी सदन का नेता होता है। वर्तमान में यदि पूछे कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता है तो लोकसभा का। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर है। और यदि राज्यसभा से आते, वो राज्यसभा के मेंबर होते और फिर प्रधानमंत्री बनते तो वो राज्यसभा के नेता होते, ना कि लोकसभा के। तो आपको ये ध्यान में यहाँ पर रखना है प्रधानमंत्री के संबंध में। ये अपने प्रधानमंत्री संबंधित मुख्य कार्य हो गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के और मुख्य कार्यों की चर्चा हम कर लेते हैं, अलग से हैं वो। मुख्य कार्य वैसे यही बनते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन और भी ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं। उनमें से कुछ मुख्य कार्य मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या क्या कार्य हैं? प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, यहाँ पर हम अन्य कार्य डाल सकते हैं जो पढ़ा है। उसके अलावा विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। विदेश नीति के निर्माण में प्रधानमंत्री की क्या होती है? अहम भूमिका होती है। और
जो सेना है हमारी, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों के अंतर्गत ये 2 पॉइंट मेरे को आ रहे थे नज़र में, तो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है मित्रों, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री के संबंध में मुख्य पॉइंट्स किसने क्या कहा है, प्रधानमंत्री पद को लेकर किस व्यक्ति ने क्या कहा है, वो बातें मैं आपके सामने 2-3 लोगों की बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनको आपको याद रखना अनिवार्य है। कहीं पर भी वो वाक्य पूछ सकता है कि ये वाक्य प्रधानमंत्री के संबंध में किसने कहा है, प्रधानमंत्री के संबंध में ये वाक्य किसका है, तो वहाँ पर हमको आंसर चुनना होगा। इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ मित्रों। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ और लिखता हूँ मैं पहला वाक्य भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर जी लिख देता हूँ सीधा। अंबेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता माने जाते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी प्रमुख की तुलना यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री होगा न कि राष्ट्रपति। यानी कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी प्रमुख की तुलना यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति से करना चाहे तो वो भारत का प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाक्य किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री को तारों के बीच के संज्ञा किसने दी है, प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा के समान है। प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा के समान है, तो ये किसने कहा है, सर विलियम वर्नर हॉर्नकॉट ने ये बात कही है क्या, कि प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा के समान है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह भ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों तरफ ग्रह परिभ्रमण करते हैं। ये वाक्य किसने कहा है, जेनिंग्स ने। तो प्रधानमंत्री पद को लेकर ये 2-3 जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखना मित्रों। ठीक है, प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर ये चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्य और प्रधानमंत्री से संबंधित जो मुख्य बातें किसी ने क्या बोला है वो बातें हमने चर्चा कर ली है। अब 2 मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा मित्रों। एक छाया कैबिनेट को लेकर, छाया मंत्रिमंडल को लेकर, और एक किचन कैबिनेट। ये हालांकि हमारे संविधान में ये दोनों शब्द उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की ये परंपरा रही है कि किचन कैबिनेट का प्रयोग किसने किया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार के समय पर किचन कैबिनेट का ये अस्तित्व आया कि उन लोगों ने किचन कैबिनेट की तरह कार्य किया। किचन कैबिनेट क्या होती है इसकी हम चर्चा करते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आएगा किचन कैबिनेट क्या होता है।
किचन कैबिनेट। तो आप देखें किचन कैबिनेट होता क्या है। किचन कैबिनेट, हालांकि मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, इस प्रकार के शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये ध्यान में रखना आपको। संविधान में इस प्रकार का शब्द उल्लेखित नहीं है। और किचन कैबिनेट को हम इनर कैबिनेट भी कहते हैं, इनर कैबिनेट भी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है मित्रों, इसके अंदर प्रधानमंत्री के कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं, विश्वास पात्र लोग होते हैं, बस। इसके अंदर प्रधानमंत्री के कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं। और ये विश्वास पात्र लोग कौन हो सकता है, वो कोई मंत्री हो सकता है, उनका कोई मित्र भी हो सकता है, चाहे वो सरकार में हो या नहीं हो, या फिर उनका कोई घर का व्यक्ति भी हो सकता है, घर का व्यक्ति। किचन कैबिनेट में कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं, उनमें से कोई उनका कोई मंत्री हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई घर का व्यक्ति भी हो सकता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, प्रधानमंत्री जो भी मुख्य निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री जो भी मुख्य कार्य करता है, वो किसी से भी नहीं पूछता है। जिनके ऊपर उनको पूरा विश्वास है वो उन्हीं के सामने उन विषयों को रखता है और उन्हीं से परामर्श लेता है। तो यहाँ पर किचन कैबिनेट के अंतर्गत प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों से मुख्य रूप से परामर्श करेंगे, बाकी अन्य लोगों से नहीं करेंगे जो उनकी सरकार में शामिल है, और इन्हीं के लोगों की परामर्श के अनुसार वो कार्य करेंगे। जैसे इंदिरा गांधी के समय पर यह शब्द हमारे यहाँ पर अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी ने जब 1974-75 के आसपास, 75 था या 74 था, उस समय पर उन्होंने इमरजेंसी लागू की, आपातकाल। उस समय पर इंदिरा गांधी ने किसी भी मंत्री से कोई परामर्श नहीं किया, किसी भी अपने सरकार के सदस्य से परामर्श नहीं किया। अपने कुछ एक दो विश्वास पात्र लोग थे, उन्हीं से परामर्श किया, और उन्हीं से परामर्श करने के आधार पर इंदिरा गांधी ने उस समय पर रात्रि को 12 बजे पर आपातकाल लागू कर दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने किसी से नहीं पूछा। मतलब किचन कैबिनेट के द्वारा कुछ प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जो उन्हीं लोगों के द्वारा सरकार को चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया किचन कैबिनेट। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम छाया मंत्रिमंडल की। वीडियो बड़ा हो सकता है मित्रों, लेकिन ये सब बातें जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत सब बातें हमको पढ़ना जरूरी है। तब तो पढ़ना पॉलिटी का सार्थक है, नहीं तो छोटी छोटी बातें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। छाया मंत्रिमंडल ये क्या होता है मित्रों, इसको हम शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैडो कैबिनेट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, शैडो कैबिनेट किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। छाया मंत्रिमंडल बनाता कौन है, तो विपक्ष के दलों का ये मंत्रिमंडल होता है, विपक्ष के दलों का ये मंत्रिमंडल होता है। और ये मंत्रिमंडल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से वास्तविक मंत्रिमंडल होता है। जिस प्रकार से वास्तविक मंत्रिमंडल के अंदर प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, रेलवे मंत्री होता है, जो कुछ विभाग, जो कुछ मंत्री वास्तविक मंत्रिमंडल के अंतर्गत होते हैं, उसी प्रकार से ये सब कार्य, ये सब मंत्री इस छाया मंत्रिमंडल में होता है। ये छाया मंत्रिमंडल को अन्य और नाम हम देना चाहे तो इसको हम आभासी भी कहते हैं, आभासी मंत्रिमंडल या अवास्तविक मंत्रिमंडल। इससे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज है क्या, अवास्तविक मंत्रिमंडल। मतलब मित्रों, इसको आप थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, ये विपक्ष के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार से वास्तविक मंत्रिमंडल होता है सरकार का, उसी प्रकार से ये छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है विपक्ष के लोगों के द्वारा, जिसको हम शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। और आभासी मंत्रिमंडल मतलब अवास्तविक, झूठा मंत्रिमंडल। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं झूठा मंत्रिमंडल, जिसका कोई महत्व भी नहीं हो, लेकिन महत्व कभी कभी उनका हो भी जाता है। आभासी मंत्रिमंडल, अवास्तविक मंत्रिमंडल, ये करता क्या है, इसका एक नाम और बता दूं मैं आपको, इससे और समझ में आएगा आपको। प्रतीक्षा रथ मंत्रिमंडल भी इसको हम कहते हैं। अब प्रतीक्षा रथ मंत्रिमंडल क्यों कहते हैं मित्रों, क्योंकि
ये पूरा सरकार का अपना ढांचा बनाकर रखते हैं। ये जो विपक्ष के लोग होते हैं इस छाया मंत्रिमंडल के द्वारा अपना पूरा सरकार का ढांचा बनाकर रखते हैं और इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि जो सरकार अभी चल रही है कब वो सरकार अविश्वास में आए, कब उसका बहुमत खत्म हो सदन में और कब हम सरकार बनाए। मतलब ये वैकल्पिक सरकार उपलब्ध करवाते हैं। अगर किसी कारणवश से वर्तमान में जो सरकार सत्ता में यदि उसको बहुमत नहीं रह पाता है, वो सरकार नहीं रह पाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो विपक्ष के लोगों का ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल तुरंत सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। तो और इसका कार्य क्या मुख्य रूप से छाया मंत्रिमंडल का, तो ये इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। जो मंत्री वास्तविक मंत्रिमंडल में होते हैं वो सब मंत्री इसके अंदर भी होते हैं। वो जिस प्रधानमंत्री है इसका, तो जो वास्तविक प्रधानमंत्री है उसके ऊपर पूरी नज़र रखेगा ये छाया मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री। जो गृह मंत्री इनका, वो ये गृह मंत्री इनका जो वास्तविक गृह मंत्री है उसके ऊपर पूरी नज़र रखेगा। मतलब सरकार के ऊपर पूरी नज़र रखने का कार्य करता है एक तरीके से कौन, छाया मंत्रिमंडल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैबिनेट, किचन कैबिनेट और छाया मंत्रिमंडल, ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है मित्रों। अब आगे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की। ये खत्म हो गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की। तो मित्रों यहाँ पर देखो, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है। पहली बात तो कार्यवाहक जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। कब कब बने इसकी हम चर्चा करते हैं। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उस समय पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, उस समय पर भी इन्हीं गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के समय पर हम इस प्रकार से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लेते हैं। और ये जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और जो कार्य नियमित प्रधानमंत्री कर रहा था वो सब कार्य ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। ये हो गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री को लेकर। और एक इसके अंदर थोड़ी सी चर्चा और करना चाहे, फिर उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री, ठीक है मित्रों, ये उप प्रधानमंत्री। अब इस प्रकार का शब्द भी हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। एक की चर्चा करें हम, जब अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उस समय पर किसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये है, जब संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये उप प्रधानमंत्री बनाते ही क्यों है। मित्रों, राजनीति के अंतर्गत ऐसी कंडीशन कभी कभी बन जाती है जिसकी वजह से हमको ऐसे पद सर्जित करने पड़ जाते हैं अपनी ओर से। जैसे हम राजस्थान की बात करना चाहे तो राजस्थान में जब चुनाव हुए 2019 में विधानसभा के, उस समय पर कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। अब समस्या हो गई कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसी कंडीशन में अशोक गहलोत को तो मुख्यमंत्री बना दिया, अब सचिन पायलट को भी वो नाराज नहीं कर सकते, तो उनको खुश रखने के लिए उनको भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया।
हालांकि उप मुख्यमंत्री जैसे पद का भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंदी हमारे दल का कोई हमारे प्रतिद्वंदी हो तो उसको खुश करने के लिए इस प्रकार के पद बना दिए जाते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी लाल कृष्ण आडवाणी को खुश करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है मित्रों, तो ये प्रधानमंत्री के पद से संबंधित मुख्य मुख्य बातें सारी हमने डिस्कस कर ली है। मुझे नहीं लगता मित्रों अब प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कोई बात छूटी होगी, कोई फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट छूटा होगा। जहाँ तक मेरा खुद का मेरा प्रयास रहा है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ठीक है मित्रों, अब इसमें बचा क्या है, तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक, उनमें से जो मुख्य मुख्य प्रधानमंत्री है वो और उनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं का हम डिस्कस कर ले, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए वो महत्वपूर्ण रहे। जो मुख्य मुख्य बातें होगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, इंदिरा गांधी समय पर क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी समय पर क्या हुआ, इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा ये प्रधानमंत्री टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। मित्रों, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी लगन से करें। मित्रों, हमारे माता पिता हमसे बहुत आशा रखते हैं, हमारे परिवार वाले हमसे बहुत आशा रखते हैं। हम कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करें। जिस समय पर हम पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पर हमारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। पूरी एकाग्रता से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों, ये मेरा निजी अनुभव है कि मैंने अगर एकाग्रता से पढ़ाई की है तो मुझे सब चीज़ें अच्छे से याद हुई है और समझ में आया है। मित्रों, यदि आप भी ये चाहते हो कि पढ़ा हुआ हमको याद रहे, हमको समझ में आए, तो आपको पूरी एकाग्रता बनानी होगी। किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी किताबें रट लेते थे, याद कर लेते थे। क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे एकमात्र कारण था उनकी एकाग्रता का। वो पूरा एकाग्रता से, पूरी तल्लीनता से किताबें पढ़ा करते थे, अध्ययन किया करते थे। तो मित्रों, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। सफलता सबको मिलती है, लेकिन मिलती उन्हीं को है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है मित्रों, तो एक छोटा भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते अपने भाई बहनों के सामने मैंने अपनी बात रखी है और मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी भी लगेगी और पसंद भी आएगी। ठीक है मित्रों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।